हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड एबीपीएस पीओ प्रीलिम 2026 जो 22 अगस्त को होने वाला है, ठीक, उसके लिए क्या है अरिथमेटिक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसा पूछे गए हैं उसी पैटर्न पे बेस मैं क्या है क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक, ये किसका क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैं शो भी करते हैं। ये क्या प्रॉब्लम हो एज का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऐसे क्या है टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आया हूँ। लास्ट में इसमें क्या क्वेश्चन क्या होंगे, इसमें मैं Q1 Q2 कंपैरिजन बेस भी क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन देखो 1 पे देखते हैं इस पे क्या बोल रहा है। ये क्या एजेस का क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज ऑफ द एलेक्स इज 50% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ बेन एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द चार्ली इज 140% देन ऑफ बेन। इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द एलेक्स 5 years ago to the age of the Charles after 6 years is 5:6 and the present age of David is 4 years more than the present age of Alex and the present age of the Eric is 7 years less than the present age of Charlie. Then find the sum of the present age of David and Eric. मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एबीपीएस पीओ है तो ये क्या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें क्या बोला कि अलेक्स की वर्तमान आयु बेन की वर्तमान आयु से 50% अधिक है। अलेक्स वजह से डिनोट कर लेता हूँ, ऐसे क्या है शॉर्टकट से क्या करना आप लोग भी शो करना। ठीक है, अलेक्स की जो प्रेजेंटेज है, ठीक, बेन की प्रेजेंटेज है उससे क्या 50% अधिक है, मतलब 100 से क्या 50 प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। ठीक, तो जब भी कैसा इक्वल में रहेगा तो इसको क्या हम लोग रेशियो में निकालते हैं, तो जस्ट अपोजिट कर देना, कुछ मत सोचना, जस्ट अपोजिट कर देना। ये क्या प्रेजेंट एज का रेशियो आ गया। ठीक है, ये एलेक्स और बेन का जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो 3:2 है। ठीक, यहाँ पे क्या करें साइड में हम लोग शो कर दिए इसको। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चार्ली की वर्तमान आयु बेन की आयु का 140% है। ठीक, तो जो चार्ली का सी से डिनोट कर लेता हूँ, जो प्रेजेंट एज है वो बेन की आयु का 140% है। ये भी 0 0 कट गया, 2 7 14, 2 5 10, 5 इधर चला जाएगा, इंटू 7 भी हो जाएगा। ठीक, तो इसका रेशियो भी क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर लेंगे, मैं अभी बताया था सेमर रेशियो 5 हो जाएगा इसका। ठीक, तो मतलब चार्ली और बेन का जो प्रेजेंट एज है उसका कितना 7:5 है। ठीक, अब इतना रेशियो आ गया, अब हम क्या करेंगे इसको मर्ज कर देंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बेन कॉमन है। ठीक, कॉमन है बेन यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे इसको मर्ज कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे इसको हम लोग मर्ज कर देंगे। ठीक, इसको मर्ज कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रेशियो कितना, B/C कर लेते हैं। ठीक है, एलेक्स बेन और चार्ली। ठीक, अब बेन में देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो हम दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे इक्वल करने के क्या रेशियो में क्या करते हैं, एक तरफ बस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब जाके क्या बेन 10 हो जाएगा। ठीक, 10 हो गया ये। तो एलेक्स कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 या 15 हो जाएगा। और चार्ली कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 14 होगा। ठीक, इतना आ गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का प्रेजेंट एज हमको मिल गया, किसका, एलेक्स बेन और चार्ली का। ठीक, ये सब चीज क्या है रेशियो में है। ठीक? इसको मैं क्या करता हूँ एक्स मान लेता हूँ, इसको भी एक्स मान लेता हूँ, इसको भी एक्स मान लेता हूँ समझने के लिए। ठीक, एग्जाम में एक्स मान के नहीं भी चलेगा, सॉरी, एग्जाम में एक्स मान के अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 5 वर्ष पूर्व एलेक्स की आयु का 6 वर्ष बाद चार्ली के आयु का अनुपात 5:6 है। ठीक, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले बोला है। ठीक, इसका एलेक्स का, एलेक्स का कितना है 15x है, 5 वर्ष पूर्व मतलब -5 कर देंगे। ठीक, डिवाइड कर देंगे। ठीक, 6 वर्ष बाद चार्ली का बोला है, चार्ली कितना 14x है, तो 6 वर्ष बाद मतलब +6 कर देंगे। इनका जो रेशियो है वो कितना है 5:6 है यहाँ पे। ठीक, तो ऊपर ऊपर से जो जो कटेगा उसको काट देते हैं कॉमन निकाल के, 5 से कट गया, ये भी 5 कट गया, ये भी 5 या 15, 5 एकम 5, ये भी 5 एकम 5, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या है क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना वैल्यू आ गया यहाँ पे देखो, पहले लिख लेता हूँ, 3x आ गया, -1 आ गया। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया 7x आ गया, +3 आ गया, इज इक्वल टू 1/3 आ गया। ठीक, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर को इधर ले जाएंगे तो 7x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे 7x को इधर ले आऊंगा मैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हो के कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, 3 को इधर ले जाऊंगा तो 6 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 तिया 6। ठीक, आराम से बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 आ गया तो मैं बोल सकता हूँ s का क्या है वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 15 पुट करेंगे तो 15 या 45 हो गया प्रेजेंटेज। अब बेन का कितना हो गया 30 हो गया, और 40 का कितना हो गया 42 हो गया। ठीक, इतना क्या हमको प्रेजेंटेज हमको मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। तो अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि डेविड की वर्तमान आयु एलेक्स की वर्तमान आयु से 400 वर्ष अधिक है, मतलब डेविड को डी से डिनोट कर लेता हूँ। इसका जो प्रेजेंटेज है वो क्या है, एलेक्स की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। एलेक्स कितना है 15x है, 4 वर्ष अधिक है, 15x मतलब कितना 45 है एलेक्स का एज प्रेजेंटेज, उससे 4 अधिक है मतलब 49 आ गया। वैसे ही क्या करेंगे हम लोग एरिक का देखेंगे, AR से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, एरिक की वर्तमान आयु 40 से क्या है 7 वर्ष कम है, 40 कितना है 42 है, -7 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 35 आएगा। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में पूछा ही क्या है कि डेविड और एरिक की वर्तमान आयु का योग बोलते हैं, डेविड है प्लस एरिक है। ठीक, डेविड का प्रेजेंट एज कितना आ गया 49 और एरिक का प्रेजेंट एज कितना आ गया 35, इसको प्लस कर देंगे, 9 5 कितना है 14 का 4 हाथ में 1 7 4 3 7 1 8 84 आ गया, 84 ईयर आ गया डेविड और एरिक का जो प्रेजेंट एज है। ठीक, उसका प्लस कितना आ गया 84 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड पे आते हैं। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, यहाँ पे देखते हैं रोहन इन्वेस्ट पी स्कीम ए एंड पी प्लस 3000 इन स्कीम बी, द टोटल interest received by both scheme after 2 years is 3180. Scheme A offer to simple interest of 15% per annum, while the scheme B offer compound interest at 10% per annum. Find the value of P. तो देखो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक, पूरे का बटा 100 कर सकते हैं, या तो आर में क्या करेंगे परसेंट लगा देंगे तो डिवाइड में 100 नहीं आएगा। ठीक, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100 ही होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पी ही है, रेट कितना है 15% कर देंगे, टाइम कितना लग रहा है 2 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ गया 15 दिन की 30% इंटू पी, ये आ गया। ठीक, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि यहाँ पे शॉर्ट मेथड क्या होता है, देखो 2r प्लस r का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ये क्या होता है इसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक, क्योंकि दोनों का क्या इक्वल सेम है। ठीक, 2 वर्ष ही है तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कितना है देखो परसेंट 10% है, तो पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे वैल्यू 2 इंटू कर लेंगे 10 कर लेंगे प्लस कितना 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। ठीक, 10 का स्क्वायर का वैल्यू ही कितना होता है 100 होता है, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, 10 दूनी कितना होगा 20 प्लस 1 कितना होगा 21%। ठीक, तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 21% आ गया। ठीक, ठीक, अब 21% कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा नहीं है। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम लोग किस में 21% कर रहे हैं हम लोग P प्लस 3000। ठीक, तब जाके ये वैल्यू आएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। इतना हम लोग कर लिए, शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ, लॉन्ग मेथड से करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक, अब हमको पी का वैल्यू निकालना है। ठीक, और इनका जो ब्याज का जो कुल ब्याज मतलब इसको प्लस करेंगे तो कितना है 3180, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 30% ऑफ पी, प्लस कर देंगे 21% ऑफ पी प्लस 3000 इज इक्वल टू, इसी का वैल्यू कितना है 3180 आया। ठीक, ऐसा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे इसको अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, 30% है यहाँ पे पी कर लूंगा, इसको अंदर ले जाऊंगा 21% पी हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर दूंगा तो 0 0 कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3
तीन दूनी 630 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 3180 आ गया यहाँ पे। इसको मैं प्लस कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 51% ऑफ पी आ जाएगा, इक्वल टू 630 को इधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा तो माइनस 630 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 3180 है, माइनस 630 हो जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे जीरो कर देंगे, 5 आ गया, 8 में 3 गया 5, 6 5 11 होता है, इधर से एक चला गया था, कितना बचा 2550 हुआ यहाँ पे वैल्यू। ठीक, यहाँ पे कितना होगा 2550 होगा, कितना वैल्यू आ गया। ठीक, अब इतना वैल्यू आने के बाद हम लोग पी का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, हमको पी का वैल्यू ही पूछा गया है यहाँ से। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ और पी का वैल्यू को निकाल देता हूँ। तो देखो 51% तो मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंट डिवाइड बाई 100 होता है, इक्वल टू पी इक्वल टू कितना होगा 2550 हो जाए। अब मैं इसको किससे काटूंगा, 5 से। ठीक है, 51 एकम 51, 51 पच्चीस कितना 255 होता है, ये 50 आ गया। ठीक, तो पी का वैल्यू कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5000 आ गया। ठीक, इसका प्रिंसिपल कितना होगा, पी का जो वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 5000 होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, ये क्या है, इजी मेथड है, शॉर्ट मेथड है, इसी मेथड को क्या है एग्जाम में फॉलो करना। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज 40,000 and the ratio of the mark price of the cost price of the laptop 5:4. When the shopkeeper offered the discount by y plus 1500, the profit made is 15%. If the cost price of the mobile phone is y plus 300 and the sold at a profit of 25%, find the selling price of the mobile phone. ठीक, हमको क्या करना है, मोबाइल फोन का हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना है 40,000 है, मतलब एमआरपी कितना है 40,000। ठीक है, एमआरपी यहाँ पे कितना आ गया 40,000 आ गया। ठीक, मतलब यहाँ पे एमआरपी आया नहीं, यहाँ पे एमआरपी दिया हुआ है 40,000, इसके अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात इतना है। ठीक, तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 5:4 है। ठीक, तो यहाँ पे देखो एमआरपी 5 किसके बराबर हो जाएगा 40,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 5 किसके 40,000 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 5 8 40 होता है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 8,000 के बराबर हो जाएगा। इसी 8,000 को हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौं 32,000, मतलब एमआरपी 40,000 है और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 32,000 हो जाएगा। ये हम लोग इससे निकाल लिए। ठीक, इस रेशियो से हम लोग इसको निकाल लिए। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जब दुकानदार y प्लस 1500 क्या है की छूट देता है तो 15% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, इतना। जब क्या वो कितना डिस्काउंट कितना देता है y प्लस 1500 का डिस्काउंट देता है। ठीक, y प्लस कितना होता है 1500 का डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट उसको 15% का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे ये चीज को बोल रहे हैं। अब देखो 15% का प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 32,000 है। ठीक, उसमें क्या है प्रॉफिट मतलब 100 प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा यही क्या होगा सेलिंग प्राइस का वैल्यू होगा। ठीक, ये चीज क्या होगा सेलिंग प्राइस का वैल्यू होगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक, 16 दूनी 32 होता है। ठीक, इसको 2 डिवाइड में भाग में काट दूंगा, 16 इंटू 20 कर दूंगा, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 20 इंटू 115 करूंगा तो कितना 15 दूनी 30, 230 आ गया, इंटू 16 करूंगा, 16 3 48, 8 4, 16 दूनी 32, 4 36। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया 36,800 आ गया यहाँ पे। ठीक, एक जीरो और लगा देंगे ना यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 300 आ जाएगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई 36,800 आ गया। ये क्या है सेलिंग, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना आ गया 36,800। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा सेलिंग प्राइस आ गया। हम लोग क्या है जो जो चीज दिया हुआ है उसका क्या है हमको वैल्यू निकालते हुए जाना है और वैसे ही सॉल्व करना है हमको। ठीक, अब इतना आ गया, प्रॉफिट इतना है, कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया। ठीक, जब क्या है दुकानदार इतने रुपए की छूट देता है, ठीक, तब जाके क्या है 36,800 में बेचता है। ठीक, एमआरपी कितना है 40,000 है। ठीक,
उसमें क्या करता है y प्लस 1500, ठीक है, इतने का क्या करता है छूट देता है, तब जाके उसको 36,800 मिलता है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। y इसको इधर ले जाऊंगा तो ये y प्लस 1500 इधर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 40,000 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 36,800 हो जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा। ठीक, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इतना है, y प्लस 1500 इज इक्वल टू 3200 आ गया, यहाँ पे इतना आ गया। अब क्या है, खुद को स्क्रिप्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब इतना करने के बाद देखो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3200 हो गया, माइनस कितना हो गया 1500 हो गया। ठीक, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा। ठीक, y का अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि y प्लस 300 है। ठीक, किसका, मोबाइल फोन का क्रय मूल्य। ठीक, तो फोन का जो मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, y प्लस 300 है, तो y यहाँ पे कितना 1700 है, प्लस 300 कर देंगे, तो 2000 क्या होगा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, 2000 क्या होगा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब क्या है, 25% लाभ पर बेचता है तो मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 25% लाभ पर बेचता है, ठीक, 2000 है, 25% लाभ में तो 100 प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, यही क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस होगा, जो सेलिंग प्राइस है किसका, मोबाइल का। ठीक, मोबाइल का सेलिंग प्राइस यही होगा। ठीक, 25 से काटेंगे, 25 से 25 400, 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 5 पचे 25, मतलब 2500 क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस होगा किसका, मोबाइल का। यही हम पूछा है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। थोड़ा सा क्या है कैलकुलेटिव था लेकिन इजी था। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। विक्रम एंड समीर स्टार्टेड पार्टनरशिप विद इन्वेस्ट ऑफ द k प्लस 1000 and k minus 2000 respectively. After 6 months, Vikram withdraw 3000 while Samir added the 2000. If the end of the year, the ratio of the profit share Vikram to Samir is 19:18, then find the value of k. यहाँ पे क्या होता है, विक्रम को भी से डिनोट कर लूंगा और समीर को ऐसे, मतलब ऐसा ही डिनोट करना। आप क्या शॉर्टकट में क्या है लिखते जाना। ठीक, पूरा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद है k प्लस 1000। ठीक है, k प्लस कितना है 1000 कौन विक्रम निवेश कर रहा है। ठीक, और समीर कितना है कर रहा है k माइनस 2000, इतना इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टिंग में। अब क्या होता है 6 महीने के बाद विक्रम क्या है 3000 निकाल लेता है। उसको क्या है 6 महीने के बाद क्या 3000 निकालने का मन किया, तो 6 महीना जैसे हुआ वो क्या किया 3000 निकाल लिया। ठीक, तो k प्लस 1000 है, उसमें 3000 निकाला गया तो माइनस 3000 कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा k माइनस 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा k माइनस 2000 कर लूँगा। ठीक, यहाँ पे ऐसा कर लूँगा। लेकिन क्या है वर्ष के अंत बोला है, वर्ष मतलब कितना 1 ईयर में कितना होता है 12 मंथ होते हैं। ठीक, तो पहले क्या है 6 मंथ तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से, 6 मंथ तक क्या है k प्लस 1000 ही निवेश किया विक्रम। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हमको क्या है रेशियो निकालना है। प्रॉफिट कब होता है, जब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जितना इन्वेस्ट किए रहते हैं और जितना टाइम लगता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट k प्लस 1000 है, टाइम 6 है, तो उससे मल्टीप्लाई किए। ठीक, 6 महीने, लेकिन 6 महीने के बाद 300 निकाल लेते हैं, तो बचा हुआ क्या है 6 महीने के लिए ही निवेश करेगा, तो इंटू 6 यहाँ भी कर देंगे, टोटल 1 ईयर के लिए कर रहे हैं। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना, यही क्या है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अब वैसे ही क्या करते हैं समीर भी कहता है 6 महीने के लिए निवेश करता है, उसके बाद क्या करता है 2000 जोड़ लेता है। ठीक, 2000 जोड़ लेता है, तो समीर कितना है k माइनस 2000 है, उसमें 2000 जोड़ देगा। ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे माइनस प्लस, यहाँ तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे k ही वैल्यू आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा समीर का k ही वैल्यू आ जाएगा, तो प्लस यहाँ कर देंगे, यहाँ पे k कर लेंगे। जोड़ रहे हैं ना, इन्वेस्ट को जोड़ रहे हैं, क्योंकि 6 महीना इतना निवेश किया, फिर प्लस करेंगे, फिर 6 महीना इतना निवेश किया विक्रम। समीर कितना 6 महीने इतना निवेश किया, तो बाकी बचा 6 महीने के लिए निवेश करेगा। अब एक चीज क्या ध्यान में रखना, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप इसको काट देना। ठीक, जो भी क्या कॉमन रहेगा उस कॉमन को क्या है आप कट कर देना। जैसे यहाँ पे 6 कॉमन है काट दिए, यहाँ पे 6 कॉमन है, चारों में कॉमन होना चाहिए, 6 कॉमन से काट दिए। ठीक, इतना कर ले। अब इन्हीं का जो रेशियो है प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट ही इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। ठीक, तो प्रॉफिट रेशियो कितना 19
रेशियो कितना दिया है 18, ठीक है 19:18 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 2k आ जाएगा, ठीक, माइनस कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे भी प्लस होगा समीर का तो 2k हो जाएगा, माइनस कितना होगा 2000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 19:18 हो जाएगा, ठीक। ये हमको यहाँ से पता चल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 दूनी कितना होता है 36k हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 18,000, ठीक, इज इक्वल टू कर देंगे, ठीक, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38k हो जाएगा, ठीक, माइनस में कितना होगा 19 दूनी 38,000 हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे 36k को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे 2k हो गया, ठीक, और 38,000 को माइनस जो है 38,000 है इसको इधर ले आऊंगा, ठीक, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा 20,000 बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू इतना आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा यहाँ से काट दूंगा, 2 से काट दूंगा, 2 एकम 2, 10,000 आ गया। तो k का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 10,000, ठीक, k का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 10,000 है, ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, डुएबल था, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक। ये क्या है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, इस टॉपिक से भी क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसको देख लेते हैं। 2 बोट्स अल्फा एंड बीटा start towards each other or the parts of x y respectively. The distance between x and y is 210 km. The speed of boat alpha in still water is 18 km per hour and the speed of the boat beta is 6 km per hour more than that of the boat alpha. If they start their journey 7 am and the speed of the stream is 0, at what time will दे मिट, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है धारा की गति शून्य दी हुई है, ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। 2 नावें अल्फा और बीटा क्रमशः बंदरगाह एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस दिया हुआ है 210 किलोमीटर, ठीक, इनका जो डिस्टेंस दिया है कितना दिया हुआ है 210 किलोमीटर, ठीक, 210 किलोमीटर दिया हुआ है। एक अल्फा है ए डिनोट कर लेता हूँ, बीटा को बी से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक। ये क्या है 2 ट्रेन है, ठीक, 2 क्या है ट्रेन नहीं है सॉरी 2 नाव है, ठीक। शांत जल में क्या नाव अल्फा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और बीटा की गति इतना है 6 किलोमीटर, ठीक, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो अल्फा का जो क्या है जो गति है स्पीड है वो कितना है 18 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव अल्फा नाम का है, उसका गति कितना है 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो बीटा का कितना हो जाएगा, इससे कितना है अल्फा से 6 किलोमीटर अधिक है तो 18 से प्लस 6 कर दें 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक, पर आवर हो जाएगा, ठीक। और 7 बजे से अपना यात्रा शुरू करते हैं, ठीक। 7 बजे से अब देखो टाइम इज इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, ठीक। डिस्टेंस यहाँ पर कितना, ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है 210 किलोमीटर हमको दिया हुआ है। स्पीड क्या हुआ देखो जब भी क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। देखो अल्फा इधर जा रही है बीटा इधर जा रही है, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलते हैं तो इनका क्या है जो रिलेटिव जो स्पीड होता है हम उसको क्या करते हैं प्लस में ले लेते हैं। तो 18 प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो टाइम कितना निकलेगा 210 है, ठीक। 8 4 12 का 2 हाथ में आए 4 42 हो जाएगा, ठीक, काट देंगे 7 या 21 7 छक्के 42 6 पंचे 30, ठीक। तो कितना आ गया टाइम कितना आ गया यहाँ पे 5 आवर आ गया, ठीक। टाइम हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 5 आवर। मतलब क्या होता है कि 5 घंटे में क्या करते हैं वो लोग कहीं पे यहाँ पे मिलते हैं, कहीं पे भी मिलेंगे 5 घंटे के बाद मिलेंगे दोनों, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7 बजे अपनी यात्रा शुरू करती है तो वे किस समय में मिलेंगे। देखो 7 बजे शुरू करती है तो प्लस 5 कर देंगे तो 12 बजे मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल करेंगे, कुछ क्वेश्चन क्या है इजी लेवल करेंगे, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किसका क्वेश्चन मिक्सचर एंड किसना प्रतिस्थापन का, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है ये।
यहाँ पे क्या वर्क है, अ वेसल कंटेन 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, इफ द लीटर ऑफ द मिल्क आर ड्राउन out of the replaced with the water, and this process is repeated 2 more times. The final quantity of milk left in the vessel is 51.2 liters. If a new mixture M contains of 4k liters of milk and 3k liters of water, find the total क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर M। यहाँ पे क्या बोला, एक बर्तन में 100 लीटर शुद्ध दूध है, मतलब मिल्क कितना है, 100 लीटर है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, यदि बर्तन के लीटर दूध निकालकर पानी में बदल दिया जाता है तो यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराया जाता है, तो बर्तन में दूध की अंतिम मात्रा 51.2 लीटर। जो लेफ्ट जो मिल्क है, इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक, जो इनिशियल, ठीक है, थोड़ा राइटिंग को पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल को आई से डिनोट कर लेता है। इनिशियल से क्या है, 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या है, कितना लीटर दूध निकाला रखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग 100 कर लेंगे, ठीक, इंटू क्या करें एन कर लेंगे। एन क्या हो रहता है, नंबर ऑफ रहता है, 2 बार और दोहराई जाती है, ठीक है, 2 बार और मतलब 3 बार होगा, एन का वैल्यू 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो लेफ्ट मिल कितना बचा है, 51.2 है, ठीक, इज इक्वल टू कर लेंगे, ठीक। अब देखो इनिशियल कितना है यहाँ पे, 100 है, ठीक, ठीक है, 1 माइनस करेंगे कि हमको नहीं पता है, ठीक, 100 करेंगे इंटू 3 कर देंगे। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, 100 को इधर नीचे ले आऊँगा, तो 1 पॉइंट को भी यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, रिमूव कर दूंगा, तो 512 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 100 के नीचे आ गया, तो ठीक, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस के डिवाइड बाई 100 का रूट 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, ठीक। अब इतना सॉल्व करने के बाद देखो क्यूब है, ऊपर में क्यूब है, ठीक, ये किसका क्यूब होता है, देखो 8 डिवाइड बाई 10, ये इसका वैल्यू है कितना, 512 डिवाइड बाई 1000, ठीक, इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस के डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 3 को हटा देंगे, ठीक, यहाँ पे 3 को हटा देंगे, यहाँ पे क्यूब में 3 कर लेता हूँ, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 8 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 100, तो 100 माइनस के डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक, 0 से 0 गया, 10 इधर आ गया तो 80 हो जाएगा, ठीक। मैं यहाँ पे मिटा के यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे इजी तरीके से हम लोग के का वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस के इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के इधर चला जाएगा, 100 माइनस 80 हो जाएगा, ठीक। तो के का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। हमारे पास क्या आएगा, के का वैल्यू आ गया। अब जब के का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या है, बाकी चीज को भी हम लोग निकाल सकते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया उसको देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या बोले, यदि नए मिश्रण में एम में 4 के लीटर दूध है, 4 के लीटर दूध है, 4 इंटू 20, के का वैल्यू कितना है, 20 है, तो मिल्क है, एम की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक। तो एम में टोटल कितना है, 4 के मिल्क है, ठीक, और 3 के क्या है, वाटर है, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक। तो 4 के मिल्क मतलब 4 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा, 80 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, एम का जो वैल्यू है, ठीक, कितना हो जाएगा, 140 लीटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, इजी लेवल का क्वेश्चन था, इसी फॉर्मूला का यूज करना है। ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ठीक। ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये किसका है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। द टाइम टेकन पी अलोन कंप्लीट Z% ऑफ वर्क 18 days। द टाइम टेकन ऑफ Q अलोन द कंप्लीट 3Z डिवाइड बाई 2% ऑफ द सेम वर्क इन 18 days एंड द टाइम टेकन बाई PQ टुगेदर टू कंप्लीट वर्क इन 240 डिवाइड बाई 7 days। इफ द टाइम टेकन बाई R अलोन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क Z डिवाइड बाई 3 days, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई R अलोन कंप्लीट द वर्क होल वर्क, ठीक। तो यहाँ पे P द्वारा अकेले कार्य का Z% पूरा करने में लिया गया समय 18 दिन है। मतलब P क्या करता है, Z% कार्य को क्या करता है, 18 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक।
तो 1% कार्य को कितना दिन में करेगा, 18 डिवाइड बाई जेड हो जाएगा। तो 100% कोई भी काम क्या अपने आप में 100% होता है, तो पूरा काम को क्या करेगा, जेड इंटू 100 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा पूरा काम, 1800 डिवाइड बाई जेड दिन में क्या है पूरा काम को कंप्लीट करेगा। कौन करेगा, पी। ठीक, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्यू का निकाल लेंगे। क्यू क्या करता है, 3z डिवाइड बाई 2% काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। ठीक, इतना काम को क्या करता है, 18 दिन में करता है। यहाँ मैं मिटा लेता हूँ, यहाँ पे पी का वैल्यू को अलग से लिख लेते हैं। ठीक, पी क्या है, 1800 डिवाइड बाई जेड दिन में काम को कंप्लीट करता है। क्यू भी क्या कहता है, 1% काम को कितने दिन में कर गए, परसेंट में है ना, परसेंट में दिया हुआ है। 1% काम कितने दिन में कर, 18 डिवाइड बाई 3z। ठीक, इंटू कितना ऊपर 2 हो जाएगा। ठीक, तो 100% काम कितने दिन में हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो 100% कार्य क्या है, कितने दिन में हो जाएगा पूरा काम, मतलब कि 100% काम। ठीक, कितने दिन में, इतने दिन में हो जाएगा। ठीक, 3 से काटे, 3 छः 18, 6 दूनी 12, तो 1200 डिवाइड बाई जेड हो जाए। मतलब क्यू क्या है, पूरा काम को 1200 डिवाइड बाई जेड दिन में काम को कंप्लीट करता है, इतना हमको पता है। ठीक, तो इसका मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा। इसका क्या करता हूँ मैं, 3600 एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम तो ऐसा वैल्यू लेंगे जो क्या होगा, दोनों से डिवाइड होगा। ठीक, तो इससे डिवाइड करेंगे हम लोग पी के, कितना 1800 डिवाइड बाई जेड से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, यहाँ 3600 है, 1800 हो गया, जेड ऊपर चला जाएगा, 0 0 0 0, 18 दूनी 36। ठीक, तो 2z यहाँ पे आ गया। ठीक, ये जो होता है ये टाइम होता है, ये होता है, ये टोटल वर्क होता है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ये जो है इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इंटू डे होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी टोटल वर्क अपॉन डे हो जाएगा। ठीक, इसी फॉर्मूला का यूज किया हूँ, फॉर्मूला को भी मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, जितने भी बिगनर लोग हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा। अब ऐसे ही क्या क्यू का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 3z आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या बोला है कि 240/7 दिन में का समय लगता है, जब क्या दोनों मिल के काम करते हैं। मिल के काम करते हैं मतलब इनका वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू डे होता है। ठीक, टोटल वर्क कितना है, 3600 है। दोनों मिल के कर रहे हैं, दोनों मिल के मतलब दोनों मिल के इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2z प्लस 3z हो जाएगा। ठीक, और टाइम कितना लग रहा है, 240 डिवाइड बाई 7 डे लग रहा है। ठीक, ये है। तो इससे क्या करूंगा मैं, जेड का वैल्यू निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूला से। ठीक, तो यहाँ 5z हो जाएगा, तो यहाँ मैं 5z कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना है, 5z है। ठीक, अब जो जो कटेगा क्या करूंगा मैं, यहाँ से काट लूंगा। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 दिन 24, 12 तिया 36। ठीक, यहाँ पे 0 आ गया, 5 छक्का 30 हो गया, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 7 तिया 21। तो जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक, जेड का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 21 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आर द्वारा अकेले 20% पूरा करने में इतने दिन का समय लगता है। मतलब क्या करता है, आर क्या करता है, 20% जो काम है उसको करने के लिए कितना दिन लगता है, जेड डिवाइड बाई 3 है तो 21 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 3 7 21। मतलब 20% काम करने के लिए 7 दिन लग रहा है। तो 1% काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 60 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। वैसे हमको क्या पूरा कार्य को बोला है, तो 100% काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, 7 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 कर देंगे, 20 पंचे 100, तो 7 पंचे 35 दिन लगेंगे। ठीक, तो आर को कितना दिन लगेगा, 35 दिन लगेगा। पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए आर को कितना दिन लगेगा, 35 दिन लगेगा। ठीक, यही क्या होगा हमारा आंसर हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का ही सॉल्व करना। अब क्या क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन का, ट्रेन का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 280 मीटर एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज d मीटर मोर देन ट्रेन ए। इफ द ट्रेन ए क्रॉस 170 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 15 seconds एंड बी क्रॉस 520 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 seconds एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ ट्रेन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। यहाँ पे बोला ट्रेन ए की लंबाई 200, मतलब ए का जो लेंथ है वो कितना है, 280 मीटर है। ठीक है, जो ट्रेन बी की लेंथ
एक से कितना है, डी मीटर अधिक है, मतलब ए से कितना है, डी मीटर अधिक है, 280 प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे इसका लेंथ। ठीक, यदि ए 7 सॉरी ए 170 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है, ए क्या करती है, 15 सेकंड में पार करती है, मतलब ए का स्पीड कितना हो जाएगा, ट्रेन ए का स्पीड 280। देखो एक छोटा सा चीज आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी ट्रेन किसी बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे दूसरे ट्रेन को, ठीक, पुल को, ब्रिज को पार करती है, तब क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन का लेंथ और वही पुल का लेंथ या जिसे पार कर रही है, जिसे ब्रिज का लेंथ, उससे प्लस हो जाता है डिस्टेंस। लेकिन वही अगर ट्रेन किसी छोटा ऑब्जेक्ट को पार कर दे, जैसे किसी व्यक्ति को पार करे, किसी ट्रेन को सॉरी किसी ट्री को पार करेगी, किसी पेड़ को पार करेगी, किसी खंभे को पार करेगी, तो डिस्टेंस ही क्या होता है, ट्रेन के लेंथ के बराबर होता है। ये थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दिया। तो यहाँ पे किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है। ठीक, तो ए का लेंथ प्लस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए का लेंथ प्लस पुल का लेंथ हो जाएगा। ठीक, टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकंड। तो ए का लेंथ कितना है, 280 मीटर है। ठीक, अब पुल का लेंथ कितना दिया है यहाँ पे, 170 मीटर। ठीक, डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का, ट्रेन ए का, ठीक है, स्पीड आ जाएगा। ठीक, तो 0 हो गया यहाँ पे, 7 7 14 15 का 5 हाथ में आए, 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 450 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको काट देंगे, 15 का 15, 15 तिया 45। तो ट्रेन ए का जो स्पीड है, ठीक है, ट्रेन ए का जो स्पीड है वो कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक, क्योंकि मीटर में दिया है, ठीक, लेंथ, और जो टाइम है वो कितना दिया है, सेकेंड में दिया है इसलिए। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आगे क्या बोल रहा है कि और ट्रेन बी 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25% कम है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ठीक है। अब बी क्या करते हैं, बी का स्पीड क्या होगा, बी का लेंथ प्लस वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म को पार करते, प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट को पार कर रही है। ठीक, 25 सेकंड में पार करती है। ठीक, सेम बी का लेंथ कितना है, देखो 280 प्लस डी डिवाइड बाई कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक, अब प्लस कितना होगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, 520 मीटर। ठीक, इतना आ गया। ठीक, ये बी का स्पीड हो गया, इतना आप लोग निकाल लिए। अब ए की गति बी की गति से क्या है, 25% कम है। ठीक, 25% कम है, मतलब 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना होता है, 1/4 होता है। इससे क्या करें, कम बोल रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू वाले क्या है चैप्टर में, इसको अच्छे से बताया हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको देख लेना अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे कितना, 3/4 हो जाएगा, मतलब ए का इसका रेशियो आ जाएगा। इसको डायरेक्टली मैं इससे क्या करूँगा, 3/4 से डायरेक्टली क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा करते हैं। ठीक, अब इसका रेशियो निकालूंगा, ए रेशियो बी रेशियो, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3/4 हो जाएगा। ठीक, जब हमको ए का स्पीड हमको 30 दिया हुआ है, ठीक, तो 3 क्या होगा, 3 क्या होगा, 30 के बराबर होगा। ठीक, ए का स्पीड दिया हुआ ना, ये स्पीड ही है, ये स्पीड का ही रेशियो है। तो ए का स्पीड अभी 30 निकाले थे, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 10 के बराबर हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो बी का स्पीड यहाँ पे कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक, ये हमको पता चल, बी का स्पीड हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। तब यहाँ पे ए का स्पीड 30 था, अब बी का स्पीड कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक, अब इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, जो देखो ब्रैकेट जो बनाया हूं, इसमें क्या करेंगे, इसको बी का स्पीड को पुट कर देंगे, तो 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 280 प्लस डी प्लस कितना 520 डिवाइड बाई 25। अब इसमें क्या करेंगे, डी का वैल्यू को निकाल लेंगे, और हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, डी का वैल्यू ही पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस हो जाएगा, 5 6 7 8, यहाँ पे 800 हो जाएगा, प्लस डी हो जाएगा। ठीक, 25 को इधर ले जाऊंगा, तो 25 से 1000 हो जाएगा। ठीक, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 800। ठीक, तो यहाँ पे जो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 मीटर में, क्योंकि यूनिट क्या दिया है, मीटर में दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा मॉडल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, एक गोल का आयतन, ठीक है, सॉरी इंग्लिश में देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द स्पेयर इज 4312 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यूब है, सॉरी, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज
3 times of the radius of the sphere. If the ratio of the height of the radius of the cylinder 3:2, find the difference between the total surface area and the curved surface area of the cylinder. ठीक है, इंग्लिश में क्या है थोड़ा सा देख लेना, ठीक, वर्ड पे मत जाना, ठीक है, हिंदी में मैं अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है, ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं इसको, इसका फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है और इसी का वैल्यू हमको कितना दिया, 4312 दिया है, डिवाइड बाई क्या करें 3, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना, 3 से 3 चला जाएगा, ठीक, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 7 28, 4 8 32, ठीक, इतना वैल्यू आ गया। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, ठीक, पाई का वैल्यू हमेशा याद रखना, डिवाइड बाई 12, ठीक है, 22/7 होता है पाई का वैल्यू। तो पुट करेंगे 22/7, आर का क्यूब कर दूंगा, ठीक, 1078 कर दूंगा। अब 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 9 99, 11 8 88, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौवाट 2 निया 18, ठीक, 2 चौवाट 2 निया 18, ठीक। तो आर का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, 7 का क्यूब ही इसका क्या है वैल्यू होगा, 343 वैल्यू होता है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। हमको क्या है, आर का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे। इतना हम लोग सॉल्व कर लिए गोले का आयतन से, ठीक, स्मॉल आर का हम लोग वैल्यू निकाल लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, आर का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या है, बेलन की ऊंचाई का त्रिज्या से अनुपात इतना है, ठीक, बेलन का हाइट है और त्रिज्या, तो इसका अनुपात 3:2 है, ठीक, 3:2 ये हमको दिया हुआ, ठीक। त्रिज्या मतलब आर, मतलब कैपिटल आर में लेंगे त्रिज्या को, इस चीज को ध्यान रखना। उससे पहले और एक वर्ड दिया है, बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, ठीक, गोले की त्रिज्या 3 गुनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो गोले की जो त्रिज्या है, ठीक, गोले की जो त्रिज्या है उसको मैं स्मॉल आर से मानूंगा, ठीक, और जो बेलन की जो त्रिज्या है, ठीक है, उसको कैपिटल आर लूंगा, मानूंगा नहीं, उसको कैपिटल आर लूंगा, ऐसा लेके चलते हैं हम लोग, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, बेलन की जो ऊंचाई है वो गोले की त्रिज्या मतलब आर से कितना है, 3 गुनी है, ठीक। तो आर का वैल्यू 7 आया है, 7 × 3 कर देंगे तो हाइट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक, किसका, बेलन का, ठीक, इतना आ गया, ठीक। एक एक चीज को याद रखना, जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड को याद रखना, ठीक। अब क्या, बेलन की ऊंचाई त्रिज्या से इतना है, ठीक। यहाँ पे क्या है, गोले की हाइट नहीं है, यहाँ पे क्या है, बेलन की हाइट है, यहाँ पे बोला है बेलन की ऊंचाई बोला है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। बेलन की ऊंचाई, ठीक, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या कितना है, 3:2 है, ठीक। अब 3 का वैल्यू है क्या है, 21 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 7 21, 7 हो जाएगा। इसी 7 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। और स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया था, 7 आ गया था। ये दोनों हम लोग निकाल लिए फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक, क्वेश्चन इजी तरीके से बनेगा, ठीक। ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या फॉर्मूला लगाकर सीधा हमको आंसर लाना रहता है, ठीक, ज्यादा उतना घुमाता नहीं, ठीक। तो बेलन के जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टीएसए से डिनोट कर लूंगा मैं, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई एच प्लस आर होता है, ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। और जो सी एस ए से डिनोट करूंगा मैं, वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर और एच होता है, ठीक, इसका फार्मूला होता है। इसी के बीच का डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस ले लेंगे, 2 पाई हो गया, आर हो गया, एच प्लस आर हो गया, माइनस कर लूंगा, 2 पाई आर और एच कर लूंगा, ठीक। इतना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक। अब इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसी के डिफरेंस पूछा हमको तो माइनस कर लिया हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मतलब ऐसा है, टी एस ए है माइनस सी एस एस ए है, ठीक, इस चीज को ध्यान रखें। चलो सॉल्व करते हैं, 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, ठीक, एच प्लस आर हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एच एच कट जाएगा,
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2πr का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πr का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा खुद को स्किप कर लेता हूँ। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना आया था, कैपिटल आर का 14, तो यहाँ पे कितना होगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 14 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक, तो पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 19 दूनी 38, 1 39। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 392 पाई। ठीक, इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक, यही क्या ऑप्शन में हमको दिया हुआ है। 22/7 इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पाई में आंसर दिया है, पाई में नहीं देता, अगर वैल्यू में देता है इसको 22/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। अब क्या है, नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा कंपैरिजन का क्वेश्चन है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट अर्न बाय द ट्रेडर एंड सेलिंग consignment of items. See, statement 1, the total cost price of the consignment of item is 50,000. Statement 2, the trader sold 60% of the item, a profit of 20% and the remaining 40%, the item at a profit of 15%. तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वस्तु के खेप का कुल क्रय मूल्य कितना है, 50,000 है। तो हमको क्या है, कुल लाभ राशि ज्ञात करनी है। ठीक, और स्टेटमेंट 2 में क्या दे रहा है कि व्यापारी ने 60% वस्तुओं को 20% लाभ पर और शेष को 40% वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचा। ठीक, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे कितना है, 50,000 है। ठीक, उसने क्या किया, 60%, मतलब टोटल अपने आप में क्या है, कोई भी 100% होता है, ये मान लेता हूँ मैं। ठीक, तो इसको क्या करता हूँ मैं, 100x मान लेता हूँ। ठीक, स्टेटमेंट 2 में देखो। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 60x बोला तो 60% बोला 60x मान लेंगे। 20% लाभ पर बेचा, मतलब कि 100 में 120 कर देंगे, मतलब कि क्या करेंगे, 20 प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, बस। तो यहाँ पे 0 0 0 से कट गया। ठीक, तो 72x आ गया। ये क्या आ गया, इसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि प्रॉफिट इतना हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ऐसे निकालते हैं। ठीक, कॉस्ट प्राइस में उसको क्या करेंगे, उतना बढ़ा देंगे तो उतना सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक, तो हमको सेलिंग प्राइस कितना मिल गया, यहाँ पे 72x हमको मिल गया। ठीक, अब इतना मिल गया। अब उसको क्या, शेष 40%, शेष कितना 40 है, तो 40x हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100x है, 60 को माइनस करेंगे तो 40x आ जाएगा। इसको क्या कर रहा है वो, 15% के लाभ पर बच रहा है, तो 115 डिवाइड बाई 100 इसको भी कर देंगे। ठीक, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा, जो 40% वस्तु का, 0 से 0 गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 23 दूनी 46x आ गया इसका। ठीक, इसका सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 40% का, और 60% का सेलिंग प्राइस कितना का, 72x आ गया। ठीक, अब टोटल हम लोग क्या करेंगे, कुल लाभ राशि हमको निकालना है। ठीक, तो देखो लाभ राशि निकालना है तो क्या हमको, देखो प्रॉफिट राशि निकालना है, तो देखो कथन ओनली 1 से तो सोल्यूशन होगा नहीं, ओनली 2 से भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बस परसेंट पे वैल्यू दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को लेके हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना बचा, तो यहाँ पे हम लोग कितना मानते हैं, 100x माने थे। ठीक, टोटल जो है वो 100x माने थे, तो 100x से ही कितना होगा, 50,000 के बराबर होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100x ही माने थे। 0 से 0 गया, 0 से 0, x इज इक्वल टू 500 पुट कर देंगे। ठीक, x इज इक्वल टू 500 पुट कर देंगे। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, 50,000 है। ठीक, और जो सेलिंग प्राइस है टोटल कितना होगा, देखो सेलिंग प्राइस दोनों को प्लस कर देंगे, 72x हो गया प्लस 46x हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा। ठीक, इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8 हो जाएगा, 7 4 कितना 11 हो जाएगा, इंटू कितना 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू कितना 500 है, तो हम लोग x का वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा फास्ट बताऊँ समझ जाना। 2 5 10, 2 9 18, 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, ठीक है 59,000 आ गया। ठीक, अब हमको क्या प्रॉफिट का राशि बोला है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला ही क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 59,000 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 50,000 है। ठीक, तो इससे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 है। ठीक है, 9,000 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक,
थोड़ा सा किनारे में लिखा हूँ, देख लेना। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू ही मैं सॉल्व कर दिया हूँ, 9000 आ गया। आपको क्या है, एग्जाम में इतना बनाना नहीं है, ये देख लेना कॉस्ट पे दिया है, इतना दिया है, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि दोनों से मिल करके है हमारा आंसर आएगा। तो क्या होगा, बोथ 1 और 2 आर नेसेसरी, तो ऑप्शन ई सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक। तो एग्जाम में क्या करना है, ऐसे पूरा सॉल्व मत करना, ठीक। आंसर लाने के लिए मैं बता दिया। वैसे ही क्या, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड द क्रॉसेज द टनल इज 40 सेकेंड। ट्रेन वाई क्रॉसेज द सेम टनल इन 25 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स, ठीक। अब स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द टनल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स। सेकेंड, द लेंथ ऑफ ट्रेन वाई इज 50 मीटर मोर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स। तो यहाँ पे देखा, एक अंदाजे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। ट्रेन एक्स की गति कितनी है, स्पीड कितनी है, एक्स की जो स्पीड है वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और 40 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, और वाई उसी सुरंग को 25 सेकंड में पार करती है, ठीक। ट्रेन एक्स की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। हमको क्या करना है, एक्स का लेंथ ज्ञात करना है, ठीक। तो एक्स का लेंथ क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग अगर टाइम को निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो ट्रेन एक्स हमें अभी बताया था, पिछले वाला क्वेश्चन में हमें बताया था कि कोई भी क्या रहता है, ट्रेन किसी बड़ा ऑब्जेक्ट को पार करता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है हम उससे प्लस कर देते हैं, तो सुरंग से प्लस करेंगे, तो एक्स का लेंथ प्लस सुरंग का लेंथ को एस एस से डिनोट कर लूंगा, तो एस का लेंथ हो जाएगा, ठीक। तो डिस्टेंस इक्वल क्या, तो स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड यहाँ पे कितना है, 54 है, और टाइम कितना है यहाँ पे, 40 सेकेंड, ठीक। लेकिन एक चीज हमको यूनिट लेके चलना है, यहाँ पे क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखना। 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज होगा, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखना, इसको रट लेना। जो भी किलोमीटर में आता है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो 18 या 54, तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा, 54 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक। 15 चौसठ, तो 600 मीटर आ गया इसका। इसका एक्स का लेंथ और सुरंग का लेंथ, 10x का लेंथ और सुरंग का लेंथ कितना आ गया, 600 मीटर यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हम लोग इतना कर लिए। अब आगे क्या करेंगे कि y के सुरंग को 25 सेकंड में पार करती है, y उसी सुरंग को क्या करती है, 25 सेकंड में पार करती है, तो x की लंबाई, y का लेंथ कर लेंगे और सुरंग का लेंथ करेंगे, ठीक। और उसी को क्या 25 सेकंड में पार करती है, तो ये क्या डिस्टेंस हो गया, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो y का स्पीड इंटू टाइम कितना होगा, 25 सेकंड होगा, ठीक। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको y का लेंथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक, ठीक। अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्स की लंबाई ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सुरंग का लेंथ को निकालना पड़ेगा, ठीक। सुरंग को लेंथ को निकालना पड़ेगा। तो क्या है, सुरंग की जो लंबाई है एक्स की लंबाई की 2 गुनी है, तो पहला वाला स्टेटमेंट को देखते हैं। जो सुरंग का जो लेंथ है वो क्या है, एक्स की लेंथ की 2 गुनी है, ठीक। एक्स की लेंथ की 2 गुनी है, तो सुरंग का लेंथ रेशियो एक्स का लेंथ आ जाएगा, इक्वल में है तो 2 इधर आ जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यहाँ पे सुरंग की जो लेंथ है एक्स की लेंथ से इतना है, और हमको पता है कि ये दोनों को प्लस करेंगे तो 600 मीटर आएगा, तो 2 + 1 कर देंगे, यही क्या है, 600 के बराबर है। तो 3 कितना होगा, 600 के बराबर होगा, ठीक। तो वही एक किसके बराबर होगा, 3 दूनी 6, 200, मतलब एक किसके बराबर, 200 के बराबर होगा। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे, ठीक। इन दोनों से करेंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा उसको देख लेते हैं। जो सुरंग का लेंथ है, ठीक, 400 हो जाएगा, और जो एक्स का लेंथ है वो 200 हो जाएगा, ठीक। ये हमको इतना पता चल गया, इतना हम लोग कर लिए, स्टेटमेंट 1 से ही निकाल लिए। और हमको जो फाइनल जो वैल्यू निकालना है वो एक्स की लंबाई निकालना है, 10x की लंबाई ना, 10x का लेंथ तो ऑलरेडी ये निकल गया 200, तो स्टेटमेंट 1 से तो सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 से ही सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ट्रेन y की लंबाई x की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, मतलब y का लेंथ जो है x के लेंथ से 50 अधिक है, लेकिन हमको सुरंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो इससे क्या है, वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक। इससे हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशियंट, ठीक, ऐसा होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है हमको।
अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द डाउन स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स अप स्ट्रीम स्पीड। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 140 किलोमीटर अप स्ट्रीम। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 50 किलोमीटर पर आवर। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे टाइम निकालना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि एक नाव की धारा के अनुकूल गति धारा के प्रतिकूल गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है अप स्ट्रीम स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 180 और धारा के प्रतिकूल 140 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो अप स्ट्रीम को इधर ले आऊंगा तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो इधर भी डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है, इक्वल में रहता है तो दोनों तरफ करते हैं। और हमको पता है कि जो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। ये क्या है, हमारा धारा का फॉर्मूला होता है, ये चीज, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो इसके जगह मैं सी पुट कर दूंगा तो सी का वैल्यू ही कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 5 10, 5 आ जाएगा। 5 किलोमीटर पर आवर करंट का वैल्यू आ गया। ठीक, ये हमको इतना इससे पता चल गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि नाव द्वारा धारा के अनुकूल 180 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 140 किलोमीटर, ठीक, अनुकूल जाता है। टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 180 है। ठीक, धारा का अनुकूल, और स्पीड कितना है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है टाइम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। कुल समय बोला तो प्लस कर देंगे, ये टाइम ही है ना, इतना ये टाइम ही है, डिस्टेंस अपन स्पीड है इसलिए इतना टाइम ही है। हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको प्लस कर देना, तो ये टोटल टाइम है। ठीक, इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे अप स्ट्रीम करा 140 हो गया। ठीक, और कितना टाइम लग रहा है, सॉरी स्पीड कितना है अप स्ट्रीम, तो नीचे क्या अप स्ट्रीम आ गया। ठीक, इतना हमको पता चल गया। अब इसमें क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, बोर्ड प्लस करंट होता है। अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, बोर्ड माइनस करंट होता है। ठीक, ये चीज हमको यहाँ पे 180 कर लेंगे। डाउन स्ट्रीम मतलब कितना, बी प्लस सी हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 140, बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सी का वैल्यू के जगह 5 पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ 5 पुट कर देता हूँ। सी करंट अभी निकाले थे, 5 कर देता हूँ। मतलब मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास बोर्ड का अगर आ गया, ठीक, टोटल टाइम निकालना है हमको। ठीक, अगर हमारे पास बी का वैल्यू आ गया तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। अब बी का वैल्यू कैसे निकालूंगा, स्टेटमेंट 1 से देख लेता हूँ। नाव की धारा के प्रतिकूल और अनुकूल गति का योग 50 किलोमीटर पर, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम कितना है 50 है, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, यहाँ भी डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 ही क्या है, बी का फॉर्मूला होता है, बोर्ड का फॉर्मूला होता है। ये चीज क्या है पता है, बोर्ड का फॉर्मूला होता है। तो इसी के जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे बी पुट कर दूंगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, तो बी का वैल्यू आ गया, मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, इसको फॉलो कर रहा है। और 2 में क्या है, सी का वैल्यू ही दिया है, तो सी का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग स्टेटमेंट 1 से ही निकाल चुके थे, तो कथन 2 क्या है, गलत हो जाएगा, 1 से ही सॉल्व होगा। तो क्या है, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशियंट होगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये रहा गाइस आज का क्लास। आज के हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया था, अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। ठीक है, छोटा सा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने को भी क्या है, अभी IBPS PO का क्या है 22 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। ठीक है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसा स्क्रीन में देख रहे हो, IBPS PO 2026 टॉप लेवल मॉक टेस्ट ओनली 49 रुपीज में मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और सेक्शनल टेस्ट होंगे, क्योंकि अभी क्या है 22 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो डेली बेसिस पे आप 2-2 टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक, इसको देना ही है, आप क्या करना है, इसमें 49 बहुत ही लो प्राइस है, ऐसा प्राइस क्या है, कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। 49 लो प्राइस, आप जाके परचेस कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डेली बेसिस पे 2 मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, ठीक, 2 डेली बेसिस पे क्या है, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक, तो लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप परचेस कर सकते हैं। 12 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन वगैरह हर चीज़ रहेगा, रैंकिंग वगैरह हर चीज़ रहेगा। ठीक, परसेंटाइल भी आप देख सकते हो उसमें। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।